3 जुलाई के दिन को यौम शहादत के तौर पर मना रहे हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान एक ऐसे जाबाज अफसर थे जिन्होंने के न सिर्फ देश के लिए जान दी, देश के लिए जान तो दी ही, उसके अलावा उनके ऊपर 50,000 का पाकिस्तानी सरकार ने अपने वक्त में इनाम भी रखा था। और आजादी के एकदम बाद 1947-48 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो उस दौर में उन्होंने, जबकि सारे ज्यादातर मुसलमान अफसर पाकिस्तान की ओर जा रहे थे और उन्हें भी ऑफर दिया गया था कि तुम्हें जल्दी जल्दी प्रमोशन देकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बनाया जाएगा, तो उन्होंने भारत का साथ दिया। तो ऐसे में उनका जो रोल है बहुत तरीके से अहम हो जाता है। और उनके रोल के ऊपर आज रोशनी डालने के लिए हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा साहब, जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, शेख कयूम साहब जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, और मोहम्मद उमर अशरफ जो कि हेरिटेज टाइम्स चलाते हैं, और इन्होंने भी ब्रिगेडियर उस्मान पर काफी काम किया है पिछले कुछ सालों में। तो हम पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मान एक आर्मी मैन थे, एक अफसर थे, आर्मी के अफसर थे, उसके तौर पर उनका जो रोल है भारत के फौजी के तौर पर देश के लिए, वो क्या हो सकता है, ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छे तरीके से एक फौजी ही बता सकता है। तो मैं सबसे पहले दावत देना चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल साहब को कि वो इस पर रोशनी डालें कि ब्रिगेडियर उस्मान का ये जो शहादत है या उनका पूरा रोल या स्ट्रेटेजी के तौर पर, जैसे कि हमने उनके बारे में पढ़ा है किताबों में कि उनकी स्ट्रेटेजी बनाने का जो तरीका था या उनका जो लीडरशिप क्वालिटी थी, वो बाकी लोगों से काफी बेहतर मानी जाती थी उनके वक्त में। इसी वजह से उनसे खौफ खाकर उन पर 50,000 का इनाम रखा गया। और हमने ये भी पढ़ा है कि 50,000 का इनाम या कोई भी इनाम इस तरीके से रखा जाना फौज के एतबार से थोड़ा अजीब होता है, क्योंकि जंग में आमने सामने फौज आ जाती है, लेकिन ऐसा आमतौर पर नहीं होता है कि इनाम रख दिया जाए। तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब, आप इस पर रोशनी डालिए, आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब जी और जो हमारे को पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स को हमारा जय हिंद। और मैं खास करके जय हिंद से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि ये आज़ाद हिंद फौज का जय हिंद, लोग कहते हैं कि इसकी इंट्रोडक्शन इंडियन आर्मी में उस्मान साहब ने की थी। सो आप सभी को जय हिंद। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने साकिब, क्योंकि ब्रिगेडियर उस्मान ये जो एक मिलिट्री लीडरशिप की क्वालिटी है, जो एक खसूसियत है, उन्होंने बचपन से ही दिखाना शुरू किया था। 12 साल की उम्र में एक कुएं में कूद करके अपने एक साथी को बचाना, तो ये दर्शाता है कि आगे चल करके ये बच्चा कहाँ पहुंचेगा। 1932 के रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट के क्लास में ये शामिल हुए। उन दिनों पे ये माना जाता था कि रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में बिल्कुल जो नोबिलिटी के लोग हैं, एरिस्टोक्रेट है, इनके लिए जनरली इन्हीं के लिए होता था। अब हमारे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान महावीर चक्र, इनके फादर पुलिस ऑफिसर थे, चाहते थे कि उनका ब्रिगेडियर उस्मान भी कोई पुलिस में जाए, तो वो अपने उसको लेकर के गए ब्रिगेडियर उस्मान को एक इंटरव्यू के लिए ब्रिटिश ऑफिसर के पास। तो इट वाज अ मैटर ऑफ चांस कि वो पुलिस ऑफिसर वो भी थोड़ा स्टैमर करते थे, जैसे ब्रिगेडियर उस्मान भी थोड़ा स्टैमर करते थे, थोड़ा सा अकलाना जो है। तो वो पुलिस ऑफिसर, ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर ने सोचा कि ये जो है हमारी नकल कर रहा है, और उन्हें उससे बड़ा ऑफेंस लगा कि ये यंग मैन इज ट्राइंग टू मिमिक मी और हमारी बेइज्जती करवा रहा है। तो इस कीपिंग दैट इन माइंड ही रिजेक्टेड ब्रिगेडियर उस्मान, then young Usman, Mohammad Usman. So he was quite undisturbed by this whole thing, because उनके माइंड में क्या बड़ा डर था कि उन्हें तो सेना में भर्ती होना है। और अंत में वो गए रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में, वहां जाकर के वो भर्ती हुए। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि वो ऑप्शन उनके पास में था कि वो चाहते थे तो पाकिस्तान जा सकते थे। वो उनकी कमीशन हुई
थी बलूच रेजिमेंट में दरअसल। और जब सेकंड वो उनकी बलूच बटालियन जिसमें वो कमीशन थे, उनके सेकंड इन कमांड थे, और एज सेकंड इन कमांड उन्होंने दरअसल एक ऑपरेशन लीड किया था अपनी बटालियन का, और उस ऑपरेशन में बर्मा फ्रंट में अच्छा काम किया उन्होंने। तो एक उनके जवान थे भंडारी करके, भंडारी राम, उन्होंने सिपाही भंडारी राम को उनका साइटेशन बनाया और उन्हें रेकमेंड किया था विक्टोरिया क्रॉस के लिए। इन द मीनवाइल क्या हुआ जी, नए कमांडिंग ऑफिसर साहब आ गए, उन्हें ये नहीं लगा कि ये महावीर चक्र सॉरी विक्टोरिया क्रॉस के लिए काबिल है, तो उन्होंने उसको रिकमेंड किया डाउन करके IOM यानी कि इंडियन ऑफिसर ऑफ मेरिट के लिए डाउन कर दिया। जब फाइनली उन्हें पता लगा कि इनको जो है IOM दिया जा रहा है ना कि विक्टोरिया क्रॉस, तो देन मोहम्मद उस्मान एज सेकंड इन कमांड ही वेंट स्ट्रेट टू द ब्रिगेड कमांड। ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान हम ऑफिशिएटिंग कमांडिंग ऑफिसर थे इस यूनिट की, और अगर हमने इस जवान को रिकमेंड किया है विक्टोरिया क्रॉस के लिए, तो विक्टोरिया क्रॉस के ही काबिल है। तो खुशी की बात यह है कि उनकी ये जो स्टैंस थी ये मंजूर हुई और भंडारी राम को इवेंचुअली विक्टोरिया क्रॉस मिला। ये एनेक्डोट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, दिस शोज द कैरेक्टर ऑफ अ लीडर जो हु कैन स्टैंड बाय हिज ट्रूप्स। जो एक जवान उनका करता है, देश के लिए लड़ता है, मरता है, उसके पीछे स्टैंड करना, ये एक मिलिट्री लीडरशिप की बहुत जबरदस्त क्वालिटी है जो उस्मान साहब ने दिखाई थी। दरअसल उनके मिलिट्री करियर के शुरुआत से ही उन्होंने कुछ ना कुछ तो हमेशा अलग करके बताया। At about 10 years of service, he was mentioned in dispatches. बड़े बड़े उन्होंने ऑपरेशंस कंट्रोल किए, उतना समय नहीं है हमारे पास में। The important thing is ये जो उन्होंने स्पिरिट ऑफ इंडियननेस दिखाई, ये जो स्पिरिट, नेशनल स्पिरिट उन्होंने दिखाई, और उन्होंने चूज किया कि वो हिंदुस्तान में रहे, भारत में रहे, तो वो उसी कारण से उनका ट्रांसफर हो करके वो डोगरा रेजिमेंट में आ जाते हैं, क्योंकि बलूच तो पाकिस्तान चली गए और शुरू से ही उनकी इंडियंस के फौरन बाद आजादी के फ्री कमांडर उनका के डिफेंस की, और ना ही सिर्फ नौशेरा के डिफेंस, उसके साथ साथ जब ये झांगर की जब लड़ाई हुई तो उसको भी रीटेक करने का मौका उनको मिला। चलिए अभी हम बात करते हैं इतना, जब तक हम इंतजार करते हैं कि वापस आए जनरल साहब। लेकिन जनरल साहब ने बताया कि एक आर्मी मैन के तौर पर, यानी कि फौजी के तौर पर कैसे देखा जाता है ब्रिगेडियर उस्मान को। लेकिन उसके अलावा एक और नजरिया भी है, नजरिया है एक कश्मीरी के तौर पर, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जंग लड़ी। जंग तो उन्होंने और भी लड़ी, बर्मा के फ्रंट पर भी लड़ी, लेकिन आखिरी जंग जो है और जिसके लिए वो मशहूर है, नौशेरा के शेर, वो उन्होंने कश्मीर में लड़ी। तो एक कश्मीरी जर्नलिस्ट कश्मीर की आवाम को जो पास से देखता है, जो जमीनी हकीकत देखता है, वो क्या कहना चाहेगा ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में, आज के कश्मीर में, या फिर उनके बचपन से उन्होंने कश्मीर में, क्या ब्रिगेडियर उस्मान को याद किया जाता है, नहीं याद किया जाता है? शेख कयूम साहब, आप जनरल साहब वापस आ गए हैं, लेकिन अभी पहले शेख कयूम साहब की कुछ बातें सुन लें, क्योंकि कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी जनरल साहब की ओर। लेकिन जनरल साहब ने हमें बहुत ही जरूरी बात बताई कि एक फौजी के एतबार से, लीडरशिप एतबार से उनकी क्या अहमियत है। तो शेख कयूम साहब, आप जरा रोशनी डालिए कि कश्मीरी के तौर पर हम कैसे देखते हैं ब्रिगेडियर उस्मान के इस साहब। नाइस, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे जनरल साहब ने अभी कहा, जनरल साहब की जो डिस्क्रिप्शन थी ब्रिगेडियर उस्मान की, वो बिल्कुल एक फौजी की नजर से थी। मगर मेरा मानना है कि जब तारीख एक तारीख साज मोड़ पे आके रुकती है, तो कुदरत तारीख साज शख्सियतें बनाती है। आप देखें कितना बड़ा रोल है एक शख्स का, who lived an ordinary life in the most extraordinary way। अब एक साज फैसला करना कि मैं बलोच रेजिमेंट को छोड़ के डोगरा रेजिमेंट में आऊंगा, और उसके बाद यहाँ पे जो ट्राइबल इन्वेजन हुआ, जब बिल्कुल एक प्लंडर और लूट का सा माहौल था,
देखिए, पहले मैं साफ कर दूं कि जो लूटर है, जो इन्वेडर है, उसका कोई मजहब नहीं होता। और जैसे ब्रिगेडियर उस्मान का कहना था, हिज फर्स्ट रिलीजन वाज कंट्री एंड हिज लास्ट रिलीजन वाज आल्सो कंट्री। सो ऐसी तारीख साज शख्सियत खुदा पैदा करता है ताकि वो एक तारीख साज मोड पे वैसा रोल अदा करे जो एक बीकन बन जाती है आने वाली नस्लों के लिए। अब ब्रिगेडियर साहब की जो एक फौजी शख्सियत है, उसका जो उसका तजज़िया है, वो जनरल साहब ने बहुत अच्छी तरह किया। मगर मैं कहूंगा बहैसियत एक इंसान, बहैसियत एक अच्छा मुसलमान और बहैसियत एक काबिल तहसीन हिंदुस्तानी, जनरल उस्मान में एक वो दाग बेल रखी है जो हर एक मुसलमान जवान नौजवान को एक मिसाल देता है कि इस मुल्क में हर एक का मजहब हिंदुस्तान है, कंट्री इज फर्स्ट, और रिलीजन डिवाइड करने की नहीं, यूनाइट करने की चीज है। देखिए, जो जनरल उस्मान ने रोल किया, ये सबके लिए एक बीकन है। whenever you talk of Jalal Usman, you are not saying whether he was a Muslim, Hindu, Christian or a both. You are saying he was an Indian. और यही हिंदुस्तानी होने का जो फक्र है, ये हर एक हिंदुस्तानी मुसलमान को हासिल है। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं एक मुसलमान से ज्यादा देशभक्त हूं, देश परस्त हूं। ये जनरल उस्मान में साबित कर दिया। और उस वक्त जबकि इस्लाम के नाम पे, इस्लाम को गलत रंग देके कोई जाबराना कब्जा करने के लिए कश्मीर में आया था, तो जनरल उस्मान ने उसको ही गेव हिम द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए गुड मुस्लिम, कि मुसलमान का पहला फर्ज है अपना दीन, अपनी कौम और गरीब मासूम अवाम की हिफाजत करना। और इसीलिए एक मशहूर बात है, कहते हैं जबकि ट्राइबल इन्वेडर्स ने जब when they took refuge in a mosque, तो बहुत सोचना पड़ा था उस वक्त कि क्या मिलिट्री ऑपरेशन कुड बी स्टार्टेड लॉन्च्ड अगेंस्ट somebody who is hiding in a mosque. तो जनरल उस्मान said the moment a terrorist enters a mosque, it ceases to be a place of worship. अब देखिए, ये एक कन्विक्शन है, और इसी कन्विक्शन को लेके जो नया भारत है वो इसी कन्विक्शन को लेके बनेगा। हर एक मुसलमान, हर एक हिंदू, मजहब जोड़ता है। देखिए, ये गुलदस्ता है, इंडिया इज ए बुके ऑफ फ्लावर्स। वो जैसे एक दफा मैंने सुना था, वो इसने अपने प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि चमन में इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस कपलेट। उसने साबित कर दिया कि ये खून जो है, हर एक हिंदुस्तानी का खून एक ही रंग का है, और हर एक हिंदुस्तानी का जो डिफेंस करने का जज्बा है वो एक दूसरे से कम नहीं है। और क्रिएशन ऑफ द मॉडर्न इंडिया ओज इटसेल्फ टू एवरी इंडियन, एवरी सिंगल इंडियन। तो ये एक मिसाल है हमारे नौजवानों के लिए। और आप देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से कश्मीर में भी जो नौजवान, आप देखिए, जब भी यहाँ पे कभी रिक्रूटमेंट रैली आर्मी की होती है तो पुलिस को वहां लाठीचार्ज करना पड़ता है। सो इट इज नॉट ओनली फॉर दिस थिंग कि वो दे आर लुकिंग फॉर लाइवलीहुड। देखिए, लाइवलीहुड के लिए बहुत से एवेन्यू है। आप क्लार्क बन जाएं, आप बैंक की नौकरी ढूंढें, आप कुछ भी करें, मगर आपने देखा होगा, जब भी जनरल साहब को पता होगा, ही विल नो इट बेटर देन मी, जब भी यहाँ आर्मी की रिक्रूटमेंट रैलीज हुई है, इवन एट द पीक ऑफ मिलिटेंसी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है लोगों को तरतीब में लाने के लिए। तो ये देन है जनरल उस्मान जैसे शहीदों की। कयूम साहब, एक छोटी सी बात जानना चाहेंगे जिस पर कि मैं वापस आना चाहूंगा, जो मेरा पहला सवाल भी था। कश्मीर में आज के दौर में अगर हम देखें, या पिछले कुछ दौर में भी, क्या ब्रिगेडियर उस्मान की याददाश्त बाकी है, या जैसे बाकी भारत में शहीद हम आमतौर पे भुला देते हैं, हम अपने हीरोज को भुला देते हैं? देखिए, कश्मीर में ब्रिगेडियर उस्मान को तब भूल सकते थे जब यहाँ वायलेंस खत्म होती। जिस वायलेंस के खिलाफ ब्रिगेडियर उस्मान ने लड़ा, वो वायलेंस तो अभी हमारी जिंदगी को आजिर करे हुए है। सो ब्रिगेडियर उस्मान का जो रोल है, जो रोल मॉडल है, वो तो हमारे नौजवानों के लिए अब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 47 में था, कि घुसपैठिया को, दुश्मन को अपने वतन से बाहर निकालना है। तो इस हालत में ब्रिगेडियर उस्मान जैसा शहीद कहाँ फरामोश किया जा सकता है। शुक्रिया शेख कयूम साहब। अभी हम चलेंगे मोहम्मद उमर अशरफ साहब के पास। मोहम्मद उमर अशरफ साहब heritageTimes.in कर एक वेबसाइट चलाते हैं पिछले कुछ वक्त से, जिसमें कि उन्होंने भारत के शहीदों पर बहुत नजर डाली है, और उनका एक जो
ब्रिगेडियर उस्मान से खास ताल्लुक हम देख सकते हैं वो ये है कि पिछले साल, इसी साल जनवरी में ब्रिगेडियर उस्मान साहब की कब्र को किसी ने तोड़ दिया था, कुछ पत्थर उसके तोड़ दिए गए थे। उस चीज को उजागर, उसकी जो पहली रिपोर्ट थी वो मोहम्मद उमर अशरफ साहब ने ही करी थी, जिसके बाद भारतीय फौज ने इसको सामने लिया और भारतीय फौज ने खुद उसकी मरम्मत की थी। ऊपर से मतलब खुद बटालियन गई और उन्होंने उसकी मरम्मत की। काफी बहस भी हुई इस पर। तो मोहम्मद उमर अशरफ ही वो थे जो कि इस चीज का ख्याल रखते थे, और ये वहां पर क्यों थे, ये क्यों गए थे, क्यों ये ब्रिगेडियर उस्मान की कब्र तक गए थे। जो चीज हम जानना चाहेंगे मोहम्मद उमर अशरफ साहब से, बाकी के दो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं आपके मुकाबले, लेकिन आप नौजवान आदमी हैं, 24-25 साल के हैं, तो और आप मुसलमान भी हैं, आप जामिया से भी पढ़े हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि ब्रिगेडियर उस्मान जैसे इंसान को एज अ पर्सन, जो कि हिंदुस्तानी है, फौजी है, मुसलमान है, पाकिस्तान के आइडिया को रिजेक्ट कर कर आपके साथ है और कश्मीर को बचाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाता है, दांव पे क्या लगाता है, शहीद होता है। तो आज के दौर में उसे हमारा नौजवान कैसे एक्सेप्ट करना चाहता है, भारतीय उसे कैसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जब डिबेट हुई कब्र के टूटने की, तो उस पर लोगों का रिएक्शन क्या था, क्या गुस्सा था या लोगों का ऐसे ही था कि हाँ ठीक है कोई आदमी था। तो इस पर जरा आप रोशनी डालिए। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब, और साथ में हमारे जो पैनलिस्ट हैं, हमारे सीनियर हैं, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले तो साकिब साहब, जो आपने कही हमारा नौजवान इसे कैसे लेता है या आज की जो जनरेशन है वो कैसे लेता है, तो वो जो स्टोरी है 25 दिसंबर की बात है। 25 दिसंबर को इनके रिश्तेदार ही थे, मतलब ब्रिगेडियर उस्मान साहब के रिश्तेदार थे डॉक्टर मुख्तार अंसारी साहब, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडर रहे हैं। वो कांग्रेस के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1927 में प्रेसिडेंट भी रहे। उनकी वो यौम पैदाइश थी, तो उस दिन मैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैं जामिया कब्रिस्तान में गया था। चूँकि मैं बीइंग ए जामिया स्टूडेंट, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो हमारे जिन्होंने इंस्टीट्यूट को बनाया है तो उनको ट्रिब्यूट दिया जाए। तो मैं गया था फातिहा वगैरह पढ़ने, तो कब्रिस्तान का तो ऐसे ही बहुत बुरा हाल रहता है, तो उसी में मेरी नज़र ब्रिगेडियर उस्मान साहब के कब्र पे भी पड़ी। तो उसमें वो उसका जो कतबा था उसे किसी ने तोड़ दिया या वो टूट गया था, तो उस पर मैंने एक स्टोरी की थी heritageTimes.in पे। और तो जिसके बाद हुआ क्या कि 24 घंटे के अंदर इंडियन आर्मी ने इसका संज्ञान लिया और इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में, मतलब काफ़ी ये उस दिन की सबसे लीडिंग स्टोरी थी, और हिंदुस्तान की जितने भी न्यूज़ चैनल है सबने इसको उठाया। सोशल मीडिया पे ये बेतहाशा ये स्टोरी चर्चा आप अपना माइक पास कीजिए उमर साहब। जी जी, सोशल मीडिया पे इसे बेतहाशा चर्चा में रही ये स्टोरी, काफ़ी लोगों ने इस पर डिस्कशन किया, काफ़ी बात की। तो 2 दिन के अंदर वापस इस कब्र को मरम्मत किया गया और आज की डेट में ये काफ़ी अच्छे कंडीशन में है। तो ये वो वाक़या है जो बताता है कि आमतौर पर हमारे मुल्क में बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे लोगों की कब्रें हैं टूटी हुई हैं, बहुत बुरे हाल में हैं, लेकिन वहाँ पे भी और भी बहुत सारी कब्रें हैं जो बुरे हाल में थी, लेकिन किसी को नहीं बनाया गया। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान साहब की कब्र फ़ौरन मरम्मत हुई। ये बताता है कि हमारा स्पिरिट क्या है, ब्रिगेडियर उस्मान को लेकर हिंदुस्तानी आवाम क्या सोचती है। तो ये एक इशारा है बताने के लिए कि ब्रिगेडियर उस्मान हिंदुस्तान के लिए क्या मायने रखते हैं। तो मतलब 2 दिन के अंदर एक्शन किसी चीज़ पे ले लेना, जबकि वहाँ पे और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर और भी बड़े लोग वहाँ पे दफन हैं, तो सारे लोगों की कब्र के बुरे हाल हैं, लेकिन इनका फौरन बना दिया गया। तो ये है कि हम ब्रिगेडियर उस्मान को बहुत मानते हैं, बहुत चाहते हैं, उनको हम आइडियल मानते हैं। तो ये एक चीज़ है। और इसके अलावा जो हमने जो नोटिस किया कि लोगों ने काफ़ी हैंड टू हैंड लिया, ख़ास के एक इस दौर में जिस दौर में हम जी रहे हैं, यहाँ पे बार बार मुसलमानों से देशभक्ति का सबूत मांगा जा रहा है। तो ऐसे में ब्रिगेडियर उस्मान वो शख्स है जो हमें हौसला देता है कि मतलब जब कभी मुसलमानों से ये पूछा जाता है कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है इस मुल्क के लिए, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है आज़ादी के बाद, वो ब्रिगेडियर उस्मान है। और वो उन 18 शुरुआती बड़े अफसरों में से हैं जो इंडियन आर्मी में थे, जो और वो शहीद होने वाले शायद उस वक्त के सबसे ऊंचे ओहदे के अफसर थे। और उनकी जो कहानी है वो भी बहुत ही यूनिक है। जैसे 25 दिसंबर को जिन्ना का बर्थ एनिवर्सरी थी, और उसी दिन पाकिस्तान ने हमला किया था कश्मीर के इलाके में और नौशेरा सेक्टर में, और जो कुछ इलाके थे वहाँ पे उन्होंने कब्जा भी कर लिया था। तो जिसके बाद ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने यह कसम खाई थी कि जब तक मैं उस इलाके को फतह नहीं कर लूँ, उस इलाके को जीत ना लूँ, तब तक मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा। तो वो जाड़े के दिनों में ज़मीन पे सोते थे, मतलब ज़मीन पे चटाई बिछा के या जिस तरह से, लेकिन वो उन्होंने बिस्तर पे डायरेक्टली नहीं सोए। वो कश्मीर की जो ठंड है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये उनकी
क्या कह सकते हैं कि मतलब वो उनका हल्फ था जो उन्होंने उठाया था कि जब तक हम अपने मादरे वतन जो हमारा इलाका है उसको वापस फतह नहीं कर ले तब तक हम बिस्तर पे नहीं सोएंगे। ये एक चीज। उसके अलावा जब नौशेरा की जंग हुई, बैटल ऑफ नौशेरा, उसमें जब इंडियन आर्मी ने एक नुमाया किरदार अदा करके अपने 33 सिपाही को खोया और सामने वाले दुश्मन के 2000 से ज्यादा सिपाही को मार दिया, तब जो उनके सीनियर अफसर थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें ब्रिगेडियर उस्मान साहब को पूरी क्रेडिट दी। लेकिन ब्रिगेडियर उस्मान साहब ने उसमें यह कहा था कि यह जंग ब्रिगेडियर उस्मान ने नहीं लड़ा बल्कि हमारी आर्मी ने, हमारे सारे सिपाहियों ने लड़ा। तो इस जंग का जो सारा क्रेडिट है वो हमारे तमाम सिपाहियों को जाना चाहिए। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी बता रहे थे कि वो अपनी बात पे कितने अडिग रहते थे कि जो उन्होंने कह दिया, मतलब उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी। तो ये क्वालिटी वहां पे भी ने दिखाया कि बीइंग ए अफसर ये मेरा क्रेडिट नहीं, मैंने जंग नहीं फतह की। उमर साहब, मैं आपको जरा रोकना चाहूंगा। मेरा जो बिल्कुल जो चीज हम जानना चाहते हैं, वक्त भी लोगों के पास कम होता है, वो मैं ये जानना चाहता हूं कि एज अ यंग इंडियन एंड एज अ यंग मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम, हम कैसे याद करते हैं? तो इसका उदाहरण मैं कल दूंगा। कल 1 जुलाई था। कल हम लोगों ने हवलदार अब्दुल हमीद की यौम पैदाइश सेलिब्रेट की। पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने सोशल मीडिया पे भर दिया हवलदार अब्दुल हमीद को याद करके। तो ये एग्जाम्पल है कि हम उन्हें अपना हीरो मानते हैं। इस तरह के जितने भी शहीद हैं, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सबको हम अपना हीरो मानते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका जवाब डायरेक्टली क्या दिया जाए, एक एग्जाम्पल मैंने कल का आप देखिए, आप सारा सोशल मीडिया छान मार सकते हैं, उसमें किस तरह से हवलदार अब्दुल हमीद साहब को याद किया गया है। तो ये बताने के लिए काफी है कि ये सारे हमारे आइडियल हैं। जनरल साहब, आप की बात भी कुछ थोड़ी शायद अधूरी रह गई थी। उसके अलावा ये भी है, आपने 2 बातें सुनी जिसमें एक कश्मीर से वॉइस है, एक दिल्ली से वॉइस है, और काफी यंग, काफी जवान। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, जैसे कि ये कहा जा रहा है? अभी जैसे ये उमर अशरफ जी किस्सा बता रहे थे कि जब दिसंबर 1947 में जब पाकिस्तानियों ने जंगर कब्जा कर लिया तो कैसे ब्रिगेडियर उस्मान ने कसम खाई थी कि मैं जमीन पर ही सोऊंगा। ये एक्चुअली बिल्कुल महाराणा प्रताप वाली स्टोरी है। महाराणा प्रताप ने भी तकरीबन इसी तरह कसम खाई थी कि मैं अपने राजमहल को छोड़ करके जंगलों में रहूंगा, स्ट्रॉ यानी कि जो सूखा गेहूं का जो कट के आता है, स्ट्रॉ के ऊपर सोऊंगा और पत्थर के ऊपर खाना खाऊंगा, मतलब लीफ प्लेट के ऊपर खाना खाऊंगा। बिल्कुल डिट्टो वही स्टोरी थी ब्रिगेडियर उस्मान की। और जैसे ही उन्हें पता लगा कि अब प्लानिंग हो रही है कि झांगर को दोबारा से कब्जा किया जाएगा, तो वो बिल्कुल अपबीट हुए। उन्होंने इमीडिएटली अपने ट्रुप्स को भी मोटिवेट करना शुरू किया। अभी उस टाइम की जो मोटिवेशन की स्टोरीज है, अगर आप पढ़े हैं तो यू विल बी क्वाइट एक्साइटेड बाय द वे ही वाज मोटिवेटिंग हिज सोल्जर्स कि अभी हमको किसी भी सूरत में ये वापस कब्जा करना है। पूरी दुनिया देख रही है, ये आजाद हिंदुस्तान का पहली लड़ाई है। पूरा देश देख रहा है, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, हमें इसे पूरा करना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये 3 फेज में ये ऑपरेशन हुआ था। पहले कुछ प्रोबिंग एक्शंस, उस टाइम पे भी रिकॉग्नाइजेंस इन फोर्स के लिए भी काफी क्रेडिट दिया जाता है ब्रिगेडियर उस्मान को। जो उनकी सोच थी, जो उनकी रणनीति थी, उसके लिए काफी उनको क्रेडिट दिया जाता है। और फिर अगले फेज में वो 19 ब्रिगेडियर यदुनाथ का ऑपरेशन था, और लास्ट फेज में ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में, लीडरशिप में, जो झांगर हमने रिकैप्चर किया। अभी एक और बात जो अपना मोहम्मद अशरफ ने बताया कि उस टाइम के वो हाईएस्ट इनफैक्ट ऑफिसर थे जो शहीद हुए लड़ाई के मैदान में। तो एक तो उन्होंने शहादत हासिल की एकदम फ्रंट से लीड करते हुए, और एक 25 पाउंडर शेल का स्प्लिंटर की वजह से जो उन्होंने वो सुप्रीम सैक्रिफाइस उन्हें करना पड़ा। द इम्पोर्टेंट पार्ट इस दौरान जब वो झांगर कब्जा हुआ पाकिस्तानी के पास में, तो वहाँ की जो आवाम है, वहाँ के जो सिविलियन है, उन्होंने आकर के नौशेरा में वहाँ पर रिफ्यूज लिया। अब इन्होंने जब नौशेरा में रिफ्यूज लिया, ये जो खाने पीने की कमी थी उसको पूरा करने के लिए उस ब्रिगेडियर उस्मान ने अपने ट्रूप्स को मंगलवार का जो फास्ट के लिए
आदेश दिए, इंस्ट्रक्शन दिए, और ताकि राशन बचाया जा सकता है लोगों के लिए। अभी आपने एक और सवाल पूछा कि कैसे हम याद रखते हैं इन लोगों को, इन महान लोगों को। आज भी अगर आप देखें झांगड़, नौशेरा और उसके आसपास के इलाके, ये ब्रिगेडियर उस्मान को जो नौशेरा का शेर बताया जाता था, उनके नाम पर एक मेला होता है उस्मान स्मारक में, जहां पर लोग आते हैं, ना ही सिर्फ उनको और लोगों को भी जिन्होंने सुप्रीम सैक्रिफाइस किया था, वो जाके वहां पर अपना उनको श्रद्धांजलि देते हैं। अभी हाल ही में आर्मी की तरफ से नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी नौशेरा के शेर के टू कमेमोरेट हिज सैक्रिफाइस वो गए थे वहां पे झांगड़ भी। हर साल का ये बिल्कुल एक ड्रिल बन गया है कि ये पूरा होता है। कश्मीर में जब हम कोर कमांडर थे उस टाइम पे भी हमने देखा है जगह जगह पर, जब आप आज के यूथ को ब्रिगेडियर उस्मान जैसे लोगों की आप अगर मिसाल दे तो उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। थोड़ी देर पहले शेख कयूम साहब बता रहे थे कि किस तरह 40-50 वैकेंसी के लिए 10,000 12,000 लोग आते हैं भर्ती के लिए, और ये नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए या फाइनेंशियल रीजन के लिए आ रहे हैं, जबरदस्त मोटिवेशन है ये। तो वो जो कहते हैं ना, जो साइलेंट मेजॉरिटी, जिनकी पेट्रियटिज्म पर कभी किसी को शक नहीं होना चाहिए, सेम थिंग अप्लाइज आज की तारीख में भी। उनका जो है मिसाल है, चाहे वो हो जैसे उमर अशरफ साहब अपने हनीफुद्दीन की बात कर रहे थे, लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये सब के सब अपनी जगह पे मिसाल है, जिनको लेकर के आज भी लोगों को बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होता है और बहुत ऊंचे दर्जे का नेशनल स्पिरिट लोगों में जागृत होता है। शुक्रिया जनरल साहब। तो जनरल साहब ने बताया, मोहम्मद उमर अशरफ साहब ने और शेख कयूम साहब ने रोशनी डाली अभी जिंदगी पर ब्रिगेडियर उस्मान की। उसके बाद उनके हमारे जो मुल्क है या उस पर जो उनका एक इम्पैक्ट है, जो उनका एक असर है, उस पर इस शहादत का असर, एक शहीद को हम कैसे याद करते हैं। जहां तक मेरा मानना है, शहीद को जितना याद किया जाना चाहिए उतना हम नहीं करते हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन तब भी कुछ लोग हैं जो याद कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस शहादत को याद करें, और हम सब मिलकर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। न सिर्फ ब्रिगेडियर उस्मान को, बल्कि उनके जैसे ऐसे हजारों लाखों शहीदों को, जिन्होंने पहले आजादी की जंग के लिए लड़ा, फिर इस आजादी को बरकरार रखने के लिए जंग लड़ी। आजादी को बरकरार रखना भी एक बहुत ही जरूरी चीज थी, जिसके लिए ब्रिगेडियर उस्मान और उनके जैसे फौजी, और कई बार जो लोग फौज में नहीं हैं वो भी, हम जैसे लोग भी कई बार मुकाबला करते हैं, इसलिए कि हम आजादी को बरकरार रखें। आजादी को बरकरार रखना भी उतना ही जरूरी है, और शहीदों से हमें एक उम्मीद बनती है, और उस उम्मीद को बांधे रखना, उनकी शहादत को याद करना, ये उतना ही जरूरी है जितना खुद शहादत देना या फिर खुद बाकी चीजों की तैयारी करना। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक इंस्पिरेशन चाहिए, हमें एक मोटिवेशन चाहिए, और वो हम जब देखते हैं किसी शहीद को, किसी की शहादत को, और वो भी, आपने ऐसी ऐसी कहानियां सुनी, एक इंसान है, उसे ये फिक्र है कि सिविलियन कैसे खाना खाएगा, तो उसने अपने फौजियों को कहा कि आप मंगलवार का उपवास कर लेंगे। आपको फिक्र थी कि क्या होगा, देश को हम क्या जवाब देंगे, तो आप जमीन पे सोने लगे, आपको फिक्र थी। उन्होंने जब झांगर पे अटैक किया है, तो उससे पहले जो अपनी एक स्पीच थी, अपने फौजियों को कहा था कि हमें देश को जवाब देना है, और हम में से वो लोग जो देश को जवाब देंगे, हमें पता है कि हम फतेह हासिल करेंगे। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, और इसी के साथ हम आज का ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, और हम श्रद्धांजलि देते हैं अपनी, हम खराज अकीदत पेश करते हैं ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को, और हमारी दुआ है कि हम उन्हें और उनके जैसे बाकी शहीदों को ऐसे ही हर साल याद करें, और हम खुद भी मुल्क की हिफाजत में अपनी जान देने का एक जज्बा बनाए रखें। शुक्रिया।